देखिए कुछ हॉरर फिल्में होती हैं, है ना? मतलब जो सिर्फ दोस्तों के साथ लाइट बंद करके चीखने चिल्लाने के लिए बनी होती हैं। हाँ, और फिर कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि परेशान करती हैं। हाँ, जो सवाल पूछती हैं कि असली डर क्या है, कोई बाहर का शैतान या हमारे अंदर छिपा कोई सच। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी ही फिल्म की चीरफाड़ करते हैं, इंसिडियस द रेड डोर। अब ये फ्रेंचाइजी तो अपने जंप स्केयर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन ये फिल्म एक बड़ा दावा करती है कि ये लैम्बर्ट परिवार की कहानी का एक इमोशनल क्लोजर है। हाँ, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या एक हॉरर फ्रेंचाइजी को अचानक एक फैमिली ड्रामा बन जाना चाहिए, और क्या ये फिल्म इस कोशिश में कामयाब होती है? यही आज की हमारी पड़ताल का मुद्दा है। हम इन स्रोतों के जरिए समझेंगे कि क्या ये फिल्म अपने हॉरर वाले फैंस को नाराज किए बिना कहानी को एक जरूरी गहराई दे पाती है या नहीं। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि कहानी की नींव ही इस फिल्म का सबसे बड़ा दाव है। ये पहली दो फिल्मों के लगभग 10 साल बाद शुरू होती है। जॉश लैम्बर्ट और उसका बेटा डॉल्टन, जो अब कॉलेज जा रहा है। हाँ, और वो एक दूसरे से लगभग अजनबी हैं। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी और दूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि ये दूरी क्यों है। क्यों? क्योंकि स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपनी यादों के उस हिस्से को मिटा दिया है जिसमें द फर्दर की भयानक घटनाएं थीं। ओह हाँ, उन्होंने हिप्नोथेरेपी के जरिए सब कुछ भुला दिया था। बिल्कुल। तो सोचिए, एक पिता और बेटा एक ही ट्रॉमा से गुजरे, पर अब उन्हें वो याद ही नहीं। ये तो बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या यादों को मिटा देना, क्या वो वाकई कोई हल है? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? स्रोत इसी सवाल को फिल्म का केंद्र बताते हैं। फिल्म का तर्क ये है कि जिसे हम भूलना कहते हैं वो असल में जहर को दबाने जैसा है। अच्छा। वो यादें भली चली गई हूं लेकिन उनका असर रह गया है। जैसे जॉश का गुस्सा, उसकी जिंदगी में वो खालीपन, और डाल्टन का अपने पिता से वो अनजाना गुस्सा। हाँ, ये सब उसी दबे हुए ट्रॉमा के लक्षण हैं। और यहीं पर वो लाल दरवाजा वापस आता है ना? मुझे ये सिंबल हमेशा से बहुत डरावना लगा है। हाँ, और इस बार ये दरवाजा डाल्टन की कला के जरिए वापस आता है। कॉलेज में? हाँ, वो कॉलेज में आर्ट क्लास लेता है और अनजाने में अपनी यादों की गहराई से उस लाल दरवाजे की तस्वीर बना देता है। और जैसे ही वो दरवाजा कैनवस पर बनता है, असलियत में भी वो ताला खुल जाता है जिसे सालों पहले लगाया गया था। तो ये फिल्म सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने अतीत से भाग नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। उससे भी एक कदम आगे, फिल्म का असली तर्क ये है कि जिसे हम भूलना कहते हैं वो असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाने वाला जहर है, एक विरासत की तरह। हाँ। लैम्बर्ट परिवार का ट्रॉमा कोई भूत नहीं बल्कि एक विरासत है। और जब तक कोई उसका सामना करने से इनकार करता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जॉश को ये ट्रॉमा अपने पिता से मिला था, और अब अनजाने में वो इसे डॉल्टन को दे रहा है। वाह, ये तो एक हॉरर फिल्म के लिए काफी गहरा विचार है। और यहीं से फिल्म के बाकी विषय भी निकलते होंगे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के रिश्ते। बिल्कुल। फिल्म अपराध बोध को, मतलब गिल्ट को, एक असली शैतान की तरह दिखाती है। जॉश को अंदर ही अंदर यह एहसास है कि वो एक अच्छा पिता नहीं है, पर उसे वजह नहीं पता, और ये अपराध बोध उसे खाए जा रहा है। और डॉल्टन के लिए उसकी कला ही उसकी थेरेपी बन जाती है। उसकी पेंटिंग्स उसके दबे हुए डर और गुस्से को बाहर निकालने का एक जरिया है। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर फिल्म इतनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल है तो क्या ये डरावनी भी है? बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब इंसिडियस का नाम सुनकर जो लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं वो तो डरने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, और स्रोत भी इस पे काफी जोर देते हैं। अगर कोई दर्शक पुरानी फिल्मों जैसे वो लगातार और तेज जंप स्केयर्स की उम्मीद कर रहा है तो उसे शायद थोड़ी निराशा होगी। हाँ, इस फिल्म का डर अलग किस्म का है। किस तरह का? ये स्लो बर्न हॉरर है, मतलब डर को धीरे धीरे पकाया जाता है। अच्छा। ये माहौल से डर पैदा करती है, जिसे एटमॉस्फेरिक हॉरर कहते हैं, जैसे खाली गलियारा, एक अजीब सी चुप्पी या परछाई में कुछ हिलता हुआ दिखना। तो ये आपको उछलने पर मजबूर नहीं करता? नहीं, बल्कि एक बेचैनी पैदा करता जो आपके साथ बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि डरावने सीन कम है। सीन कम है लेकिन असरदार हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कहानी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ डराने के लिए नहीं डाले गए। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक सीन है जिसमें डाल्टन एक MRI मशीन में है। वो तंग जगह, मशीन की तेज आवाजें और फिर अचानक चुप्पी। वो सीन बिना किसी भूत के भी इतना तनाव पैदा कर देता है कि आप अपनी सीट पर बेचैन हो जाते हैं। फिल्म साउंड डिजाइन का बहुत चालाकी से इस्तेमाल करती है। सही है।
कभी-कभी सबसे डरावनी चीज एक तेज चीख नहीं, बल्कि वो खामोशी होती है जो उसके पहले आती है। ये तो फिल्म के मनोवैज्ञानिक थीम से भी मेल खाता है। ट्रॉमा भी तो एक स्लो बर्न डर ही है ना? बिल्कुल, वो अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत यही कहते हैं कि ये फिल्म दर्शकों को चिल्लाने से ज्यादा बेचैन करती है। ये वो डर है जो आपके साथ घर जाता है, क्योंकि ये बाहरी नहीं, अंदरूनी है। इस तरह के इमोशनल हॉरर को पर्दे पर उतारने के लिए एक्टिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। पैट्रिक विल्सन और टाई सिम्किंस ने इस चुनौती को कैसे निभाया? पैट्रिक विल्सन के काम की बहुत तारीफ की गई है। उन्होंने एक ऐसे टूटे हुए और उलझे हुए पिता का किरदार निभाया है जो अपने बेटे से जुड़ना तो चाहता है, पर उसे रास्ता नहीं पता। उनके चेहरे पर वो अपराध बोध और छटपटाहट साफ दिखती है। एक मिनट, क्या ये वही फिल्म नहीं है जिससे पैट्रिक विल्सन ने अपना डायरेक्शन डेब्यू भी किया है? हाँ, वही है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, अपनी ही फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म को डायरेक्ट करना और उसमें एक्टिंग भी करना। रिस्क तो था, लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये काफी हद तक सफल रहा है। कैसे? क्योंकि वो इतने सालों से इस किरदार को जी रहे हैं, तो वो कहानी की आत्मा को समझते हैं। उनके डायरेक्शन में एक संवेदनशीलता दिखती है। ऐसा महसूस होता है कि फिल्म को किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो किरदारों की परवाह करता है, न कि सिर्फ दर्शकों को डराने की। और डॉल्टन का किरदार निभाने वाले टाई सिम्किंस, हमने तो उन्हें एक छोटे बच्चे से बड़े होते हुए देखा है। उनकी एक्टिंग में भी काफी परिपक्वता नजर आती है। वो अब सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा नहीं है। वो एक ऐसा युवा कलाकार है जो अपनी पहचान और अपने अतीत की पहेलियों से जूझ रहा है। उसकी कला और उसके डर के बीच का जो रिश्ता है, वो फिल्म का दिल है। जब वो कैनवस पे पेंट करता है, हाँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही दबे हुए अवचेतन की गहराइयों में उतर रहा हो। तो परफॉर्मेंस मजबूत है, लेकिन क्या फिल्म तकनीकी रूप से भी उतनी ही अच्छी है? जैसे द फर्दर की दुनिया, वो तो हमेशा से इस फ्रेंचाइजी का मुख्य आकर्षण रही है। इस बार द फर्दर को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। वो सिर्फ एक अंधेरी भूतिया जगह नहीं है, तो क्या है? उसे ज्यादा आर्टिस्टिक और डार्क बनाया गया है, जैसे किसी कलाकार का बुरा सपना। ये डाल्टन के नजरिए से देखी गई दुनिया लगती है। अच्छा। इसके अलावा फिल्म में लाल रंग का इस्तेमाल कमाल का है। वो सिर्फ दरवाजे का रंग नहीं है, बल्कि वो हर उस जगह दिखता है जहां खतरा, गुस्सा या दबी हुई यादें सतह पर आने वाली होती हैं। एक विजुअल चेतावनी की तरह। बिल्कुल। सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता है ना? श्रोत इसकी कुछ कमियों के बारे में भी तो बात करते होंगे। बिल्कुल नहीं, और ये कमियां जानना जरूरी है ताकि दर्शक सही उम्मीदों के साथ फिल्म देखें। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे पहली और बड़ी कमी जो कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकती है, वो है एक यादगार विलन की कमी। अच्छा? पिछली फिल्मों का लिपस्टिक फेस डीमन आज भी लोगों को याद है। वो एक आइकॉनिक विलन था। इस फिल्म का मुख्य विलन उतना प्रभावशाली नहीं है। अरे हाँ, वो चेहरा तो उसको भूलना बहुत मुश्किल है। मतलब वाकई डरावना था। बहुत ज्यादा। तो इस बार वैसा कुछ नहीं है? नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा, इस बार असली विलन एक बाहरी शक्ति से ज्यादा एक अंदरूनी एहसास है, ट्रॉमा, अपराध बोध। ये कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन पर्दे पर उन दर्शकों के लिए कम रोमांचक हो सकता है जो एक ऐसे दुश्मन को देखना चाहते हैं जिससे लड़ा जा सके। थोड़ा धीमा हो जाता है। हाँ, जब कहानी पूरी तरह से भावनात्मक हो जाती है तो वो थोड़ा धीमा महसूस होता है। कट्टर हॉरर फैंस को ये फिल्म ज्यादा ड्रामा और कम हॉरर लग सकती है। मतलब ये हॉरर और फैमिली ड्रामा के बीच एक महीन धागे पर चलने की कोशिश करती है। और हो सकता है कि ये संतुलन हर किसी को पसंद ना आए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? ये फिल्म आखिर किसके लिए है? देखिए, अगर कोई लैम्बर्ट परिवार की कहानी का फैन है और जानना चाहता है कि उनके साथ आखिर में क्या हुआ, तो उसके लिए ये एक जरूरी और संतोषजनक अंत है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, जो डर के पीछे की वजह और भावनाओं को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। और वो लोग जिन्हें सिर्फ चीखना चिल्लाना पसंद है, उनके लिए? शायद उनके लिए फिल्म नहीं है। जैसा कि स्रोत साफ कहते हैं, अगर किसी को सिर्फ नॉन स्टॉप डर, खौफ और जंप स्केयर चाहिए, तो ये फिल्म उनसे सब्र की मांग करती है, जो शायद वो देना ना चाहें। हाँ, कुल मिलाकर स्रोतों ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। एक सम्मानजनक रेटिंग है। हाँ, जो दिखाती है कि फिल्म अपनी साहसी कोशिश में काफी हद तक सफल रही है। तो ये फिल्म अपनी शर्तों पर सफल है, बस दर्शकों को अपनी उम्मीदें थोड़ी बदलनी होंगी। सही का।
अंत में इंसीडियस रेड डोर एक पारंपरिक हॉरर फिल्म नहीं है, ये डर और रिश्तों की एक भावनात्मक कहानी है। ये इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे हमारा अतीत हमें एक अदृश्य जंजीर से बांधे रखता है और कैसे उसका सामना करके ही आजाद हो सकते हैं। ये फिल्म हमें डराने से ज्यादा इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने दिमाग के अंदर जो दरवाजे बंद हैं, उनके पीछे हमने क्या-क्या छिपा रखा है। और शायद यही ज्यादा डरावना है। बिल्कुल। और स्रोत का एक अंतिम वाक्य है जो इस पूरी चर्चा को खूबसूरती से समेटता है और दर्शकों के लिए गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या है वो? वो कहते हैं, सबसे डरावनी चीज भूत नहीं बल्कि हमारा अतीत होता है।